नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस विशेष वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिसको हम कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि, जिसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें हमें जानना है। पहला है इमोशन और दूसरा है इंटेलिजेंस। ये दोनों ही शब्द मिलकर उस संप्रत्यय को हमारे सामने लेकर आते हैं जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आज की तारीख में इमोशनल इंटेलिजेंस न सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि आपके व्यक्तिगत और आपके व्यावसायिक जीवन में भी जिस ऊंचाई को आप छूना चाहते हैं उसे छूने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इमोशनल इंटेलिजेंस की होती है। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में आप इंटेलिजेंस के बारे में जान चुके हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है, बुद्धि किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, किस किस ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। अब हम जिसकी बात यहां पर करेंगे शुरुआत में वो है इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशन की। तो इमोशन, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। संवेग का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम इमोशन पढ़ते हैं। यह इमोशन लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है। लैटिन भाषा के एक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और यह शब्द होता है इमूवर। और इमूवर का मतलब होता है हलचल करना, उत्तेजित होना, ये सारे एक तरह से आप कह सकते हैं हलचल, उत्तेजना, गतिमान, ये चीजें, ये शब्द इमूवर को परिभाषित करते हैं। और इमूवर से शब्द आता है इमोशन और यहां से आती है इंटेलिजेंस। अब जब हम इमोशन शब्द का सामान्य जीवन में हम प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये आदमी तो बड़ा इमोशनल है। कई बार अपन कहीं कहते हैं कि यार ये तो बड़ा इमोशनल इंसान है। अब जब मैं किसी को इमोशनल कह रहा हूं तो इमोशनल शब्द उसकी कमजोरी है या फिर उसकी एक अच्छाई है। सहज भाषा में, साधारण भाषा में हम बात करें तो आप कहेंगे कि सर ये तो कमजोरी है। तो बिल्कुल, हमारे संवेगों को अगर हम नियंत्रित नहीं रख पाए, हमारे इमोशंस पर हमारा अगर काबू नहीं हो, तो ये संवेग हमारी खूबी बनने की बजाय हमारी खामी बन सकते हैं, हमारी मेरिट बनने की बजाय हमारी डिमेरिट बन सकते हैं, हमारी अच्छाई बनने की बजाय हमारी बुराई बन सकते हैं। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपको यही बताता है कि किस प्रकार, किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को अपने संवेगों पर किस हद तक नियंत्रण रखना चाहिए। तो यहां पर मेरे ख्याल से संवेगात्मक बुद्धि में ये जो दो विरोधाभासी शब्द हैं, एक तरफ इमोशन है जो कमजोरी को डिनोट कर रहा है, एक तरफ इंटेलिजेंस है जो किसी व्यक्ति की एक तरह से कह सकते हैं ताकत को डिनोट कर रहा है। ये दोनों मिलकर क्यों एक व्यक्ति के जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो संवेग को जान लेते हैं। अब इसके साथ ही संवेग को लेकर वुडवर्थ का एक कथन है कि संवेग प्राणी की गतिमय और हलचलपूर्ण अवस्था है। किसका कहा हुआ है यह कथन? यह कथन दिया हुआ है वुडवर्थ साहब का। तो वुडवर्थ साहब ने यह कथन दे दिया कि संवेग प्राणी की गतिमय और हलचलपूर्ण अवस्था है और इसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। देखो, जब व्यक्ति के अंदर इस तरह के भाव, इस तरह के संवेग होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एक तरह का असंतुलन क्रिएट होगा, एक तरह की संतुलन में समस्या आएगी,
टेंशन क्रिएट होगी। तो किस प्रकार से व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने संवेगों को नियंत्रित रखे, साधारण भाषा में बात करें तो यही एक तरह से संवेगात्मक बुद्धि है। और इस तरह से एक व्यक्ति कैसे अपने व्यावसायिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और उन्नति कर सकता है, इसी की बात संवेगात्मक बुद्धि में होती है। आइए अब संवेगात्मक बुद्धि को शब्दशः समझने के पहले, यानी कि उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझने के पहले, हम संवेगात्मक बुद्धि के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि का पहले जानते हैं ऐतिहासिक पक्ष। मैं यहां पर आपको बुद्धि के उस पुराने लेक्चर पर लेकर जाना चाहता हूं जिस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बुद्धि के प्रकार। और बुद्धि के प्रकार जब भी हम डिस्कस करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है और वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, आपको याद हो तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सबसे पहले बुद्धि को परिभाषित करने या बुद्धि के प्रकार दिए थे। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार दिए थे उनमें एक प्रकार था सामाजिक बुद्धि। आपको याद हो तो थॉर्नडाइक कहते हैं मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो सबसे पहले अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के ऐतिहासिक पक्ष की बात करते हैं तो हमें याद आता है 1920 के लगभग थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार दिए थे उनकी बात हमारे समझ में आती है। तो थॉर्नडाइक सामाजिक बुद्धि, ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले बुद्धि को केवल एक संज्ञानात्मक पक्ष के रूप में ही देखा जाता था। और थॉर्नडाइक ने सबसे पहले मूर्त, अमूर्त और सामाजिक नाम का जब ये बात कही, सामाजिक बुद्धि की जो शब्दावली दी, उसके बाद दुनिया के सामने बुद्धि का एक संज्ञानात्मक पक्ष से भी वृहद पक्ष दुनिया के सामने आया। और यहां से ऐसा माना जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि को समझने की या संवेगात्मक बुद्धि पर अनुसंधान करने की जो एक प्रक्रिया है उसका एक तरह से कह सकते हैं श्री गणेश हुआ। यहां से कहां से? थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई सामाजिक बुद्धि से। फिर दूसरा यहां पर नाम आता है 1983 में आई एक किताब का। दोस्तों इस किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस किताब के लेखक हैं हार्वर्ड गार्डनर, और हार्वर्ड गार्डनर को हम जानते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बहुत सारी बुद्धियों का उल्लेख किया और उन बहुत सारी बुद्धियों के उल्लेख में वो दो प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। और वो जो दो प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर, वो है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, यानी अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। आपको याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर्स में ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। इंटर पर्सनल प्लस इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो देखिए साथियों, 83 में किताब आती है फ्रेम्स ऑफ माइंड, हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक, और उसमें वो देते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत में जिस दो प्रकार की बुद्धियों की वो बात करते हैं वो अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक वो जिसके जरिए व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के भावों को समझे, और अंतरावैयक्तिक वह जिसके जरिए व्यक्ति सामने वाले के साथ साथ स्वयं के भावों को भी समझे, खुद के बारे में भी जान सके। अंतरावैयक्तिक यानी दूसरे के बारे में, और अंतरवैयक्तिक माफ कीजिएगा, दूसरे के बारे में, और अंतरावैयक्तिक स्वयं के बारे में। तो इन दोनों प्रकार की बुद्धियों को भी एक बड़ी भूमिका के रूप में देखा जाता है जब हम संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं। तो तीसरा नाम जो इसमें आता है वो आता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। स्टर्नबर्ग जिन्होंने त्रिचापीय सिद्धांत दिया है, और स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत में भी
जब वो इस तरह की बुद्धियों की बात करते हैं तो वो सांदर्भिक बुद्धि की बात करते हैं। दिन प्रतिदिन की मांगों से व्यक्ति किस प्रकार से उसको झेलता है, व्यावहारिक बुद्धि के लिए वो कहते हैं। वो बात करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति पर्यावरणीय मांगों से उलझता है या उनको निपटाता है, उनके साथ समायोजन स्थापित करता है, कैसे वो अपने अनुभवों का प्रयोग करता है। तो स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत में भी हम संवेगात्मक बुद्धि का दर्शन देखते हैं। लेकिन ये सारी बातें अभी तक कितनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये सिर्फ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि अगर कोई एक मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय दुनिया के सामने आता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ गया होगा। इस तरह से थॉर्नडाइक की सामाजिक बुद्धि में भी हम संवेगात्मक बुद्धि का लक्षण देखते हैं। हम फ्रेम्स ऑफ माइंड बहुबुद्धि सिद्धांत में भी उसकी बात जानते हैं, देखते हैं। और त्रिचापीय सिद्धांत में भी स्टर्नबर्ग जिस प्रकार से बुद्धि को परिभाषित करते हैं तो वो ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष से इतर भी बुद्धि एक व्यापक संप्रत्यय है, व्यापक अवधारणा है। लेकिन ये सारी बातें 1990 तक महज कोरी कल्पना थी साथियों। सारी बातें 1990 तक महज कल्पना थी, जब तक दो मनोवैज्ञानिकों ने इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का संप्रत्यय दुनिया को नहीं दिया। तो यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बार परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का जो यह संप्रत्यय है यह कौन से वर्ष में दिया गया था। वो वर्ष है 1990। तो 1990 में दो मनोवैज्ञानिक थे, एक का नाम था पीटर साल्वे और दूसरे थे जॉन मायोर, या जॉन मेयोर भी नाम लिखते हैं इनका। तो साल्वे और मायोर ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का संप्रत्यय दिया था। हालांकि 2004 में साल्वे और मेयोर ने एक कॉन्सेप्ट बताया, एक बात बताई कि देखो ये शब्द भले ही हमारे नाम से दुनिया जानती है, लेकिन 1960 में बहुत से मनोवैज्ञानिक शोध हुए थे जिनमें सबसे पहले यह शब्द आया था। ये उन्होंने खुद ने कहा है। और 1986 में पायने ने भी अपना जो शोध पत्र परिभाषित किया था, प्रकाशित किया था, उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द आया था। लेकिन हमें इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, बहुत धन्यवाद। तो हमें भी परीक्षा के दृष्टिकोण से यही याद रखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का संप्रत्यय दुनिया को किसने दिया था? पीटर साल्वे और जॉन मायोर ने, या जॉन मेयोर ने। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का संप्रत्यय। लेकिन 1995 में यह संप्रत्यय उनका जो दिया हुआ था, इस संप्रत्यय ने दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर ली। इस संप्रत्यय ने पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित करी 1995 में, क्योंकि 1995 में एक बड़ी ही क्रांतिकारी किताब दुनिया के सामने आई। वो किताब थी ये साथियों, ये इस वक्त जिस किताब को मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, इसी किताब के अंदर सबसे पहले व्यापक रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हुई। और इस किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, यह बुद्धि लब्धि से ज्यादा प्रभावी क्यों है? इस किताब के लेखक हैं डेनियल गोलमैन, और डेनियल गोलमैन द्वारा 1995 में प्रकाशित की हुई इस किताब ने इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय पूरी दुनिया से करवाया, इसको व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित किया। मेरी सबसे पसंदीदा पुस्तकों में से एक ये पुस्तक है, और इसीलिए मैं आज के इस लेक्चर में जब आप लोगों से संबोधित कर रहा हूं, आप लोगों को, आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी इस फेवरेट किताब को आप लोगों के बीच में लेकर आऊं। आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि 1995 डेनियल गोलमैन की पुस्तक आई थी 1995 में। क्या नाम है इस पुस्तक का? इमोशनल इंटेलिजेंस। Why it can matter more than IQ।
ये इस पुस्तक का नाम है। कई बार इस पुस्तक का नाम भी पूछा गया है, कई बार इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ये किताब आई कौन से वर्ष में थी। तो यहां पर गोलमैन को लेकर हमने ये जानकारी अर्जित करी। डेनियल गोलमैन की इस किताब ने इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय समूची दुनिया से करवाया। अब देखिए साथियों, इस किताब के पहले ही पृष्ठ पर एक कथन दिया गया है और वो कथन है अरस्तु का, अरिस्टोटल का। और अरिस्टो के इस कथन से इस किताब को शुरू करना यह बताता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का संप्रत्यय भले ही 1990 में आया हो, लेकिन उससे पहले भी हमारे जो दार्शनिक थे, चाहे वो भारतीय हों चाहे पश्चिमी सभ्यता के हों, उन सभी ने कहीं ना कहीं यह माना था कि मनुष्य को बुद्धिमत्ता के साथ अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि वो अपने व्यवहार को समझ पाए और दूसरों के व्यवहार को भी समझ पाए और उनमें एक व्यापक परिवर्तन करने की क्षमता को अर्जित कर पाए। आइए, फैक्ट्स में हमें, ऐतिहासिक तथ्यों में हमें एक और तथ्य जानना होता है और वो तथ्य है 1997 में आई हुई एक किताब का। इस किताब के लेखक भी साल्वे और मेयर ही थे। और साल्वे मेयर की ये जो किताब थी, इस किताब का नाम था इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये साल्वे और मेयर की एक किताब थी। और इसी किताब में 1997 में आई हुई इस पुस्तक में आपने साल्वे मेयर की एक परिभाषा पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उस परिभाषा को। वो परिभाषा उन्होंने 1997 में आई इसी पुस्तक में लिखी थी। आइए अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों में हमें यही चीजें याद रखनी है कि ये जो संप्रत्यय जो दिया हुआ है ये पीटर साल्वे जॉन मेयर का है। 95 में डेनियल गोलमैन ने इसे सबसे ज्यादा प्रसारित किया अपनी इस पुस्तक के जरिए, जिसका नाम होता है इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। आप इसे देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। 97 में साल्वे मेयर ने अपनी एक और पुस्तक जो आई उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत व्यापक ढंग से इसके ऊपर उन्होंने बात कही। अब आइए इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जान लेते हैं। तो अब हम कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ी हुई। संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ी हुई परिभाषाओं में जो आपको याद रखनी है वो परिभाषाएं एक तो सैलोवी मेयर की है, जिनको साल्वे या मेयर भी कहा जाता है, और डेनियल गोलमैन की है। इनके बारे में अभी हमने चर्चा कर ली है। तो सबसे पहले इनकी पहली जो परिभाषा है सैलोवी और मेयर की, वो जान लेते हैं। वो कहते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को प्रत्यक्ष करने की, यानी कि संवेगों को परसीव करने की क्षमता है। PERCEIVE, परसीव करने की क्षमता है। संवेगों के प्रति पहुंच बनाने की क्षमता है, यानी उसे जानने की, समझने की क्षमता है। उसे उत्पन्न करने की क्षमता है ताकि चिंतन में मदद मिल सके। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी संवेगात्मक बुद्धि आपके चिंतन में सहयोग करती है। संवेग व संवेगात्मक ज्ञान को जिसके जरिए समझा जा सके तथा संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके, ताकि सांवेगिक और बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। यह महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको याद करनी है, आपको नोट्स में भी मिल जाएगी कि संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेगों के प्रति पहुंच बनाने व उसे उत्पन्न करने की क्षमता ताकि चिंतन में मदद मिल सके, संवेग व संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके तथा संवेगों को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके, ताकि संवेगात्मक व बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। फिर है गोलमैन की परिभाषा, डेनियल गोलमैन की परिभाषा जो उनकी पुस्तक में दी गई है, वो यह है कि यह अपने और दूसरे की भावना को पहचानने की क्षमता है, दूसरे के संवेगों को पहचानने की क्षमता है। संवेग कहना यहां ज्यादा बेहतर होगा। संवेगों को पहचानने की क्षमता है तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके अपने और अपने संबंधों में संवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता है, प्रबंधित करने की क्षमता है। तो यह पॉइंट आपको याद हो गया
कि अपने आप को अभिप्रेरित किया जा सके और खुद के संबंधों को मैनेज किया जा सके। यहां पर प्रतिबंधित नहीं है, प्रबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। अपने और दूसरे की भावना को पहचानना, अपने आप को अभिप्रेरित रखना और अपने संबंधों में संवेगों को प्रबंधित करना, मैनेज करना। ये जब अब इनके मॉडल को पढ़ेंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं जो बात कह रहा हूं वो क्या बात है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके जुड़े हुए महत्वपूर्ण संप्रत्यय की। अब आइए हम संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत संवेगात्मक बुद्धि के महत्वपूर्ण घटकों को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, संवेगात्मक बुद्धि के इस संप्रत्यय में भी दो ही लोगों के नाम प्रमुख थे। संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा भी हमने पढ़ी, उसमें भी दो ही लोगों के नाम प्रमुख हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि के जब हम घटकों की बात करते हैं तब भी दो ही लोगों के नाम लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल्वे या सैलोवी, जो भी अपन कह सकते हैं इसे, सैलोवी व मायोर मॉडल। इन्हें सैल्वी व मेयर भी कहा जाता है। ठीक है, यह मॉडल 4 घटक की बात करता है। 2 हम मॉडल पढ़ेंगे। ये घटक संवेगात्मक बुद्धि में ये मॉडल, माफ कीजिएगा, संवेगात्मक बुद्धि में 4 घटकों की बात करता है। तो उसमें पहला है संवेगों को महसूस करना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। दूसरा है संवेगों को समझना। तीसरा इसके अंतर्गत आता है संवेगों को प्रबंधित करना, मैनेजिंग इमोशंस। संवेगों को प्रबंधित करना। और चौथा इसके अंतर्गत आता है संवेगों का उपयोग करना, परसीविंग इमोशंस। ये उपयोग करना मतलब, माफ कीजिएगा, फैसिलिटेटिंग इमोशंस। तो परसीविंग इमोशंस, तो पहला है परसीविंग इमोशंस, दूसरा है संवेगों को समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तीसरा है मैनेजिंग इमोशंस। और चौथा है संवेगों का उपयोग, फैसिलिटेटिंग इमोशंस। आपको आपकी परीक्षा के लिए ये चारों नाम याद रखने हैं, खासतौर पर जब आपसे पूछा जाए कि सैलोवी या मेयर के मॉडल में या साल्वे या मेयोर के मॉडल के अंतर्गत कौन से 4 घटक इस्तेमाल किए गए हैं बुद्धि के। सबसे पहला है संवेगों को महसूस करना, कि व्यक्ति स्वयं के और दूसरों के संवेग को महसूस कर सके, महसूस करना। और दूसरा, महसूस करने के बाद उसे समझना। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कोई एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो हम ऐसे नहीं कह रहे होते हैं कि यार आज तो बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, कि एक अजीब सी घबराहट हो रही है। तो वो आपको महसूस होना चाहिए खुद के प्रति भी, और कोई दूसरा व्यक्ति भी जब किसी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा हो तो उसके बारे में भी। फिर आपको यह समझ में आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई निश्चित व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है उसके पीछे, कोई ना कोई संवेग है उसके पीछे। जैसे मान लो आप घर में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आपके कोई छोटे भाई बहन है, वो आपसे नजरें कतरा रहे हैं, या फिर आप जब उनके पास रहो तो वो ऐसे नीची गर्दन कर रहे हैं या मुंह छुपा रहे हैं। इसका मतलब कोई बात है, किसी चीज को लेकर वो परेशान है, किसी बात को लेकर वो हो सकता है लज्जित हो। तो ये संवेग आपको समझ में आने चाहिए।
चाहिए, फिर आपको उन्हें प्रबंधित करना भी आना चाहिए। अक्सर जैसे मान लीजिए हम क्रोध में, हमें सबको क्रोध आता है, क्रोध में कई बार ऐसा नहीं होता, हम बोलते हैं कि ये फला व्यक्ति तो गुस्से में अपना ही नुकसान करवा बैठता है। तो आपको ये प्रबंधित करना आना चाहिए कि कब, कहां, कैसे आपको अपने इमोशंस का इस्तेमाल करना है। मैंने अरस्तू की बात कही थी, याद हो तो, जब मैंने साल्वे और मेयर की जो भी ये, माफ कीजिएगा, गोलमैन की जो ये किताब मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा था कि इसके पहले पेज पर अरस्तू का कथन है, और अरस्तू का कथन ये यही बात कहता है कि कैसे संवेगों को व्यक्ति प्रबंधित करता है और कैसे संवेगों का व्यक्ति उपयोग करता है। वो कथन है, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विथ द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज, इन द राइट वे, दैट इज नॉट इजी। कोई भी व्यक्ति गुस्से में आ सकता है, कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, यह बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर क्रोध करना, सही स्तर तक क्रोध करना, सही समय पर क्रोध करना, सही कारण के लिए क्रोध करना और सही तरीके से क्रोध करना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। तो संवेगों के ऊपर हर व्यक्ति उनको प्रबंधित कर सके, उनका उपयोग कर सके सही ढंग से, यही संवेगात्मक विकास है। माफ कीजिएगा, यही संवेगात्मक बुद्धि के वो घटक हैं जिनकी बात सैलोवी और मेयर करते हैं, किसमें? अपने मॉडल में। अब बात करते हैं डेनियल गोलमैन के मॉडल की। अब गोलमैन जो अपना मॉडल बताते हैं उसमें वो 5 घटकों की बात करते हैं। तो आइए डेनियल गोलमैन के मॉडल की बात करते हैं। डेनियल गोलमैन मॉडल, ये कितने घटक बताते हैं? ये 5 घटक बताते हैं संवेगात्मक बुद्धि के, इमोशनल इंटेलिजेंस के। क्या है ये 5 घटक? सबसे पहला घटक है आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस इसको हम कहते हैं। दूसरा है आत्म नियंत्रण या नियमन, ज्यादा बेहतर है इसके लिए शब्द, सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा जो वो बताते हैं घटक, वो है प्रेरणा या अभिप्रेरणा, जो भी हम उसे कह सकें। चौथा वो बताते हैं एम्पैथी या फिर संवेदना या फिर सहानुभूति। और पांचवा जो बताते हैं वो है सामाजिक कौशल या सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशल, आत्म जागरूकता जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। आत्मनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। एम्पैथी यानी सहानुभूति। और सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स। आत्म जागरूकता का मतलब खुद के संवेगों को व्यक्ति पहचाने। तो सबसे पहली बात भाई, एक है ना, एक गीत है आपने पढ़ा होगा कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। कि खुद को सबसे पहले समझें, खुद को जानें, खुद की कमियां को सुधारें, तब जाकर दुनिया के बारे में कहें। तो सबसे पहली चीज है खुद के संवेगों को जानना, स्वयं के संवेगों को जानना, संवेगों को जानना। आत्मनियमन, खुद की जो नकारात्मक या विघटनकारी जितनी भी क्षमताएं हैं, संवेग हैं, उन पर नियंत्रण करना। तो स्वयं के संवेगों का नियमन या नियंत्रण।
मोटिवेशन की बात हो रही है और मोटिवेशन में आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जो आंतरिक अभिप्रेरण है वो ज्यादा समय तक प्रभावी रहता है, न कि बाह्य अभिप्रेरण। तो व्यक्ति उस प्रेरक तत्व को खोजे, खासतौर पर उस आंतरिक प्रेरक तत्व को खोजे जो उसे किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा दे, भौतिक रूप से नहीं, संवेगात्मक रूप से। तो प्रेरणा या प्रेरक तत्व को जानना, कि आपको किस प्रेरणा, क्या क्या प्रेरणा मिलती है किसी भी काम को करने के लिए, तत्व को जानना। उसके बाद सहानुभूति। तो जाहिर सी बात है, जब संवेदना है, सहानुभूति है, तो वो किसके प्रति होगी? दूसरों के प्रति। और कब होगी? जब हम दूसरों के संवेगों को समझ पाएंगे, दूसरों के इमोशंस को जान पाएंगे, तो दूसरों के संवेगों को समझना। और सामाजिक कौशल का मतलब यह है कि व्यक्ति किस प्रकार से समाज में एक अपना पूरा सर्किल बनाए, किस तरह से अपने सामाजिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है, कैसे लोगों से सामाजिक रूप से संबंध स्थापित करता है, यह कौशल आप में आना चाहिए। तो सामाजिक संबंध का कौशल, ये 5 घटक हैं जो डैनियल गोलमैन अपने मॉडल में बताते हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है और क्या नहीं है। क्या है संवेगात्मक बुद्धि और क्या नहीं है संवेगात्मक बुद्धि? तो सबसे पहले, क्या है संवेगात्मक बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि क्या है, यह जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो संवेगात्मक बुद्धि सबसे पहले यह बताती है कि आप किस प्रकार से संवेगों से अवगत होते हैं। संवेगों से अवगत होना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आता है संवेगों के प्रबंधन की क्षमता। संवेगों के प्रबंधन की क्षमता। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो ये है कि व्यक्ति सामाजिक रूप से जागरूक हो। सामाजिक रूप से जागरूकता। चौथा पॉइंट इसमें आता है वैज्ञानिक अध्ययन का क्षेत्र। संवेगात्मक बुद्धि आज भी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक बड़े अध्ययन का क्षेत्र है। तो संवेगात्मक बुद्धि क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन का क्षेत्र है। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि संवेगों के प्रबंधन की क्षमता भी है, या संवेगों के प्रयोग पर, संवेगों का प्रयोग। ये सारी चीजें संवेगात्मक बुद्धि क्या है इसके अंतर्गत हम जानते हैं। अब आइए संवेगात्मक बुद्धि क्या नहीं है। तो देखो साथियों, क्या कोई व्यक्ति अगर संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान है तो उसके जीवन में समस्या नहीं आएगी? क्या वो कभी दुखी नहीं हो सकता?
अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। और क्या आपको यह लगता है कि अगर कोई संवेगात्मक बुद्धि उसमें है तो वो सामाजिक रूप से या संज्ञानात्मक रूप से खास तौर पर बहुत ज्यादा सशक्त होगा, यानी जो इमोशनली इंटेलिजेंट है वो वाकई में भी बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसकी बुद्धि लब्धि भी 120 के ऊपर होगी? ऐसा भी नहीं है। तो यह संज्ञानात्मक योग्यता का सूचकांक नहीं है, सबसे पहली बात। तो संज्ञानात्मक योग्यता का सूचक नहीं है। दूसरी चीज, संवेगात्मक बुद्धि जो है उसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप संवेगों का दमन करने लग जाएं। संवेगों का दमन करना भी नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब संवेगों के अधीन होना भी नहीं है। अधीन होना कि कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल है और इमोशनल होकर कुछ डिसीजन ले ले। हम कई बार नहीं कहते कि यार ये बड़ा इमोशनल व्यक्ति है, तो इमोशनल होना तो एक तरह की कमजोरी हो गई ना। तो संवेगों के अधीन होना भी नहीं है, और यह एक स्थायी स्थिति भी नहीं है। स्थायी विषय या स्थायी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज है जैसे जैसे अर्जित कौशल है। अर्जित कौशल क्या होगा? जितना आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, कौशल है, स्किल्स के ऊपर जितना काम करेंगे, उतने और ज्यादा आप संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान होते जाएंगे। और इसीलिए डैनियल गोलमैन ने यह बात कही है। अगर संज्ञानात्मक योग्यता वाली बात होती तो गोलमैन ऐसा कभी नहीं कहते। इसी पुस्तक में गोलमैन ने यह बात कही है कि व्यक्ति के जो सफलता है, उसके जो जीवन में उच्च निष्पादन है, उसमें केवल 20% भूमिका होती है उसके आईक्यू की। ईक्यू जो है उसका, खासतौर पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, उसकी भूमिका 80% होती है। आईक्यू ईक्यू क्या है, हम अब उसी की ही बात करने जा रहे हैं कि जैसे हम बुद्धि लब्धि को पढ़ते हैं, वैसे संवेगात्मक बुद्धि लब्धि भी कुछ होती है क्या? तो मैंने बात कही संवेगात्मक बुद्धि लब्धि की, यानी इमोशनल कोशेंट की। अब इमोशनल कोशेंट या संवेगात्मक बुद्धि लब्धि क्या है, यह जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि क्या संवेगात्मक बुद्धि को किसी तरीके से मापा जा सकता है। तो संवेगात्मक बुद्धि को मापने के प्रयास हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि संवेगात्मक बुद्धि के मापन के अभी इतने व्यापक प्रयास नहीं हो पाए हैं जितने व्यापक प्रकाश आप नॉर्मल आईक्यू या फिर संज्ञानात्मक बुद्धि लब्धि के लिए जो आईक्यू होता है उसके लिए देख पाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का मापन। 4 नाम आपको इसमें याद रखने हैं। पहला नाम है मेयर संवेगात्मक बुद्धि मापनी। मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। दूसरा सालोवी मेयर संवेगात्मक बुद्धि मापनी। सालोवी मेयर, और इसमें इनके एक साथी और भी जुड़े हुए थे जिनका नाम होता है कारूसो। ये आप नाम याद रखिएगा। तीसरे एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम होता है बारऑन। बारऑन संवेगात्मक बुद्धि लब्धि मापनी। इसको संवेगात्मक बुद्धि लब्धि कोशेंट भी कहा जाता है। बारऑन EQI ये नाम से जाना जाता है। तीसरा, रोहतक के प्रोफेसर मंगल द्वारा भी एक मापनी तैयार की गई है। तो प्रोफेसर मंगल साहब ने भी एक मापनी तैयार करी है, वो है मंगल संवेगात्मक
बुद्धि मापनी। जैसा कि आपको याद हो कि मैंने गोलमैन का कथन आपको बताया था कि व्यक्ति की सफलता में 20% भूमिका रहती है उसके आईक्यू की। 20% उसका आईक्यू होगा या उसकी सामान्य बुद्धि होगी, लेकिन 80% के लगभग भूमिका उसके ईआई की या इमोशनल इंटेलिजेंस की होती है। यह बात भी हमने पढ़ी है। तो ऐसे में एक चीज आप याद रखिएगा कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल आईक्यू की तरह है? क्या यह संज्ञानात्मक बुद्धि है? नहीं, पहला सवाल है नहीं। लेकिन व्यक्ति के सफलता, व्यक्ति की निष्पादन में यह संज्ञानात्मक बुद्धि को प्रभावित भी करती है, उसकी संज्ञानात्मक कौशल पर असर भी डालती है, और यह संज्ञानात्मक बुद्धि से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संबंधित भी है। तो यह सारी बातें हमने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानने की कोशिश करी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के उपयोग क्या हो सकते हैं? तो इसको हम किसी खांचे में या पंक्तियों में बांटने की बजाय हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति अच्छे से निष्पादन करेगा। जब वो स्वयं को जानेगा तो जाहिर सी बात है वो स्वयं के संवेगों को नियंत्रित रख सकता है। एक शिक्षक की बात करें, एक शिक्षक के लिए संवेगात्मक बुद्धि क्यों उपयोगी है? क्योंकि अगर शिक्षक समायोजित नहीं रहेगा तो वो विद्यार्थियों तक अच्छा निष्पादन नहीं कर सकता। और उसकी कक्षा में मान लो 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो शिक्षक को यह चाहिए कि वो ये तय कर पाए और देख पाए अपने विद्यार्थी को, क्योंकि हर कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी होते हैं, हर कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो कम निष्पादन कर पाते हैं, कुछ अंतर्मुखी भी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी भी होते हैं। अब अगर वो शिक्षक वहां पर आगे खड़ा ये नहीं देख पा रहा, ये नहीं महसूस कर पा रहा, ये नहीं समझ पा रहा, इस सहानुभूति को नहीं देख पा रहा कि कोई मेरा विद्यार्थी किस समस्या से जूझ रहा है, किस विद्यार्थी के साथ क्या समस्या है, तो यहां पर फिर उस शिक्षक के पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए वर्तमान के दौर में संवेगात्मक बुद्धि पर, इमोशनल इंटेलिजेंस पर जोर दिया गया है। ठीक है साथियों, आइए अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज हमने जो पढ़ा उसका। चलिए, सबसे पहले हमने जाना था इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक इमोशन शब्द से आया है जो लैटिन भाषा से आता है, इमूवर शब्द से, जिसका अर्थ होता है हलचल होना, उत्तेजित होना, गतिमान होना। फिर इसके ऐतिहासिक पक्ष पर जाते हैं तो थॉर्नडाइक की सामाजिक बुद्धि में हमें संकेत मिल जाते हैं कि बुद्धि संज्ञानात्मक क्षमता से भी आगे की एक विषय वस्तु है। फ्रेम्स ऑफ माइंड में भी जो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सन की बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर, वहां भी हमें संवेगात्मक बुद्धि की झलक मिलती है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत में भी हमें इसकी झलक मिलती है। किंतु पीटर साल्वे और जॉन मेयर सबसे पहले, या पीटर सैलोवी और जॉन मेयर सबसे पहले ये नाम लेकर आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। 1995 में डेनियल गोलमैन जो किताब लिखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, उससे इसे विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिलती है, इस संप्रत्यय को। और 97 में सैलोवी और मेयर इमोशनल डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस में अपनी परिभाषा देते हैं। वो जो परिभाषा उन्होंने दी थी अपनी पुस्तक में, वो परिभाषा ये है कि संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेगों के प्रति पहुंच बनाने और उसे उत्पन्न करने की क्षमता, ताकि चिंतन में मदद मिल सके, संवेग व संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके तथा संवेगों को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके और सांवेगिक बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। गोलमैन कहते हैं कि यह अपने और दूसरे की भावना को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके अपने और अपने संवेदों को, संवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता है। उसके बाद हमने जाना सैलोवी और मेयर के मॉडल के 4 घटकों को, संवेग को महसूस करना, समझना, प्रबंधित करना और उपयोग करना। गोलमैन के मॉडल को आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। उसके बाद हमने संवेगात्मक बुद्धि क्या है यह जानने की कोशिश करी, क्या नहीं है यह भी जानने की कोशिश करी, और अंत में जानने की कोशिश करी कि संवेगात्मक बुद्धि के मापन के लिए आपको किन किन नामों को याद रखना है। मेयर मापनी, सैलोवी मेयर कारुसो बुद्धि मापनी, बारोन का बुद्धि लब्धि मापन और मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, नमस्कार।